नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पंजाब में आतंकी हमले की घटना के बाद जितने भी तथ्य हैं, उनसे प्रमाणित है कि हमला पाकिस्तान से प्रायोजित था। पाकिस्तान की धूर्तता देखिए कि उसने घटना की निंदा की, लेकिन इन तथ्यों का नोटिस नहीं लिया, एक शब्द भी नहीं बोला। संदेह नहीं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का मारा है। उसका पैदा किया भस्मासुर उसे मार रहा है। उसका आतंकी संगठनों पर शायद नियंत्रण भी न हो, मगर नवाज शरीफ सरकार जीपीएस की टीवी फुटेज जैसे सबूत देख यह तो कह सकती थी कि वह पाकिस्तान से आतंकियों के जाने की जांच करेगी। वह भारत की मदद को तैयार है। यदि नवाज शरीफ सरकार ऐसा कहती तो वह उसके बदले रवैये का प्रमाण होता। तभी ताजा आतंकी घटना पाकिस्तान की नीयत का पर्दाफाश है। आतंकी हमले के पीछे उसकी एजेंसियों के हाथ का प्रमाण है। ऐसे में मोदी सरकार क्या करे? कहने को सरकार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने की बात है, मगर इससे बात नहीं बननी है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेताते हुए तल्ख टिप्पणी नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम यथावत है। तभी पाकिस्तान के प्रति मोदी सरकार की रीति नीति में धुंधलापन जाहिर है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे भाजपा से रिश्ता तोड़कर जनता दल यू में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बार उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। पहले पटना में नीतीश के घर पर दोनों की मुलाकात हुई, फिर हवाई अड्डे पर दोनों नेता मिले। जानकार सूत्रों का कहना है कि जनता दल यू की ओर से उनको बहुत आकर्षक प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल भी उनको साथ लेने के लिए तैयार है। इससे दोनों पार्टियों को लग रहा है कि उनको स्टार प्रचारक मिलेगा और साथ ही श्रवण मतदाताओं में अच्छा मैसेज जाएगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा छोड़ेंगे तो उसके साथ ही पटना साहिब की सीट से भी इस्तीफा देंगे। वे जनता दल यू के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। जदयू नेता उनको साथ लेकर भाजपा को झटका देने के लिए इतने बेचैन हैं कि उन्होंने उनसे वादा किया है कि अगर वे चुनाव हार जाते हैं तो उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि अभी शत्रुघ्न सिन्हा दुविधा में है। उनको राज्यसभा वाली बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगले साल शरद यादव, आरसीपी सिंह और केसी त्यागी सहित जदयू के 5 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में जदयू के पास किसी नए आदमी को भेजने की बहुत कम गुंजाइश रहेगी, इसलिए वे जोखिम उठाने से हिचक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की कमान ढीली पड़ी है। पहले कांग्रेस प्रदेशों में भी छोटे से छोटा फैसला आला कमान की मर्जी से होता था। अब प्रदेशों में सरकारें या प्रादेशिक कमेटियां अपने हिसाब से फैसला करने लगी हैं। राज्यों के कई फैसलों की तो केंद्र को जानकारी तक नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण चाहते थे, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। प्रादेशिक नेताओं के स्वतंत्र होकर बयान देने और मनमाने फैसले से कांग्रेस आलाकमान नाराज है और प्रभारी महासचिवों को इस बारे में व्यवस्था बनाने को कहा गया है। पिछले दिनों केरल में ओमन चंडी सरकार ने उद्योगपति गौतम अडानी को तिरुवनंतपुरम में एक बंदरगाह विकसित करने का ठेका दिया। 6,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान को इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। जब दिल्ली के आला नेताओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चंडी अड़ गए और उन्होंने ठेका दिया। इसी तरह महाराष्ट्र के गोंदिया में भाजपा के समर्थन से जिला परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला भी स्थानीय स्तर पर ही किया गया। इसकी सूचना मिलने पर भी दिल्ली से नाराजगी जाहिर की गई। कर्नाटक सरकार के कुछ फैसलों से भी कांग्रेस आलाकमान नाराज है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनमानी से शीर्ष नेता पहले से परेशान हैं। केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के 2013 में बनवाए भूमि अधिग्रहण कानून को इस आधार पर बदलना चाहती है कि इस कानून के सख्त प्रावधानों के कारण जमीन लेना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार का कहना है कि जमीन की कमी से विकास की सारी परियोजनाएं ठप पड़ जाएंगी, इसलिए 2013 के कानून में बदलाव जरूरी है। लेकिन मौजूदा वर्ष में भूमि अधिग्रहण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार के बनवाए कानून के सख्त प्रावधानों के बावजूद राज्यों में भूमि अधिग्रहण हो रहा था। उल्टे
केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए जो कानून लागू किया है उसके तहत एक भी अधिग्रहण नहीं हो सका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक कई राज्यों में बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ है। समाजवादी पार्टी के शासन वाले उत्तर प्रदेश में 30 अधिग्रहण हुए, भाजपा शासित राज्यों राजस्थान में 27, गुजरात में 22 और झारखंड में 17 अधिग्रहण हुए। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अधिग्रहण सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हुआ। इसके बाद रेलवे ने भी अधिग्रहण किया है। इसका अर्थ है कि केंद्र के सख्त कानून के बावजूद राज्य सरकारें और केंद्रीय मंत्रालय जरूरी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने बनवाए नए कानून के तहत एक भी अधिग्रहण नहीं किया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब के गुरदासपुर में हमला करने वाले तीनों आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में इस मसले पर बयान दिया और आतंकवादियों के पास मिले जीपीएस के संकेतों का हवाला देते हुए कहा कि तीनों आतंकवादी रावी नदी के रास्ते पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि जिस दिन हमला हुआ था उस दिन गृह मंत्री मध्य प्रदेश में थे और वे इस पर संसद में बयान नहीं दे पाए थे। उसके बाद से संसद में छुट्टी हो गई थी, इसलिए उन्होंने आज बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों आतंकवादी सेना की वर्दी में थे और उनके पास चीन के बने हथगोले और AK-47 राइफल थे। गृह मंत्री के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले रूस के उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच समग्र वार्ता पर सहमति बनी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम को आज रामेश्वरम के पाईकरंबू में सुपुर्द खाक किया गया। करोड़ों नम आंखों ने उनको अंतिम विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी डॉक्टर कलाम की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इनके अलावा रक्षा मंत्री पर्रिकर, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। तबियत खराब होने की वजह से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो सकी, लेकिन उनकी ओर से उनके 7 मंत्री अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कलाम के बड़े भाई से भी मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में आज भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज उनका अंतिम संस्कार रामेश्वरम में किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री भी गए थे। आज सुबह कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कुछ पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी। गुरदासपुर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। दूसरी ओर राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे के बाद भी कोई कामकाज नहीं हो सका और विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सरकार ने हंगामे के बीच ही रियल एस्टेट बिल पेश किया। मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में मौत की सजा पाने वाले इकलौते दोषी याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इससे पहले आज सुबह अभूतपूर्व घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट में मेमन की मौत की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। तड़के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों की बेंच ने फिर से सुनवाई शुरू की, जो सुबह 5 बजे तक चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मेमन की याचिका खारिज की, जिसके तुरंत बाद नागपुर जेल में उसे फांसी पर लटका दिया गया। असल में कल सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद देर रात प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर आदि वकीलों ने चीफ जस्टिस से संपर्क किया और इस मामले पर फिर से सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीनों जजों की बेंचों को फिर से सुनवाई के निर्देश दिए। करीब 90 मिनट की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेमन की मौत की सजा पर रोक न्याय के साथ मजाक करना होगा। इस बीच नागपुर जेल में मेमन को फांसी देने की पूरी तैयारी हो गई थी। याचिका खारिज होने के बाद उसे फांसी दी गई और बाद में उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जो उसे लेकर मुंबई गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा सचिवालय की ओर से भेजे गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब भेज दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि बोलना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन वे संसद के प्रति अनादर का भाव नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मन में संसद के लिए सर्वोच्च सम्मान का भाव है। असल में वाड्रा ने संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही फेसबुक पर भाजपा नेतृत्व को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा के 2 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इस पर लोकसभा सचिवालय ने उनसे जवाब मांगा था। अब स्पीकर सुमित्रा महाजन इस बारे में फैसला करेंगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ताजा आतंकी हमले से कितने आग बबूला हुए, इसका कोई संकेत नहीं है। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जरूर कहा है कि हमला घातक गंभीर था, मगर कुल मिलाकर मोदी सरकार का रुख वैसा ही है जैसा मनमोहन सरकार का था। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर भारत की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठे हैं। भारत की पाकिस्तान नीति हमेशा से इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि सीमा पार से घुसपैठ और हिंसा बंद होगी और युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान होगा, तभी बातचीत हो सकती है। लेकिन भारत ने अपने इस पुराने सिद्धांत को थोड़ा लचीला बनाया है। हुर्रियत के साथ बातचीत करने, संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकवादी घटनाओं के बावजूद सरकार ने पाकिस्तान से समग्र बातचीत बहाल करने का फैसला किया है। हैरानी की बात है कि पिछले साल 20 अगस्त को दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच होने वाली बातचीत भारत ने सिर्फ इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि पाकिस्तान उच्चायुक्त ने हुर्रियत नेताओं को बुलाकर इस बारे में बात करने का फैसला किया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता ज़कीउर रहमान लखवी को जेल से रिहा करा दिया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर सीमा पर लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पंजाब में आतंक का कहर बरपाया। इसके बावजूद भारत समग्र वार्ता जारी रखने के मूड में है और दोनों देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहले से तय मुलाकात को जस का तस रखा गया है। हाल के घटनाक्रम से जाहिर है कि पाकिस्तान कतई नहीं बदला है, वह जैसा था वैसा ही है, लेकिन भारत का सत्ता प्रतिष्ठान बदल गया है। रूस के उफा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से जो कुछ कहा उस पर वे कायम नहीं है। पाकिस्तान पहुँचते ही उनकी सरकार अपनी बात से मुकर गयी। वहाँ के शीर्ष अधिकारियों के बयान आए कि कश्मीर की चर्चा के बगैर भारत से बात नहीं हो सकती, जबकि साझा बयान में कहा गया था कि कश्मीर पर चर्चा नहीं होगी। इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने की सहमति बनी थी। इसी तरह शरीफ ने ज़कीउर रहमान लखवी के आवाज के नमूने देने की हामी भरी थी, लेकिन उससे भी उनकी सरकार मुकर गई। उफा में बनी सहमति के बाद सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें और संघर्ष विराम का उल्लंघन तेज हो गया है। तभी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हैरानी जताई कि भारत जब भी पाकिस्तान से संबंध सुधार की कोशिश शुरू करता है तो आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ जाती हैं। इससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस मुगालते में है कि पाकिस्तान की सरकार अलग है और भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाली ताकतें अलग हैं। असल में ऐसा नहीं है। असल में भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाली ताकतें ही पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान को संचालित करती हैं। उनके डीएनए का मूल तत्व भारत विरोध है, इसलिए वो भरोसे के काबिल नहीं है। गुरदासपुर के हमले के बाद मशहूर पुलिस अधिकारी KPS गिल ने कहा कि लोग समझते हैं कि पाक खुफिया एजेंसी ISI ही आतंकवादियों को संचालित करती है, जबकि हकीकत ये है कि आतंकी संगठन अब ISI को संचालित करते हैं। हालांकि इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए और सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। भारत को संबंध सुधार की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए और अपने हितों को बचाते हुए। इसके लिए नीतियों में स्पष्टता बेहद जरूरी है, जबकि अभी पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति बेहद अस्पष्ट और उलझाने वाली है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पाक के आतंकी हमले पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा है कि बातचीत को पटरी से उतारने के लिए भारत ने खुद पंजाब में आतंकी घटना की। कितनी बेहुदा चर्चा है ये। जाहिर है हमला करके उल्टे आंखें दिखाने की यह अप्रोच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अप्रोच कुल मिलाकर पिलपिली है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, भारत सरकार, मोदी सरकार के मंत्रियों ने म्यांमार में घुसकर आतंकी ठिकानों पर, कैंप पर जो हमला बोला, उसके बाद ये मैसेज दिया कि ये पाकिस्तान को भी एक मैसेज है, वह सावधान रहे, आगे कोई गड़बड़ ऐसी न करे। उसके बावजूद पाकिस्तान की सीमा से आतंकी आकर उन्होंने जिस तरह पंजाब में हमला बोला है, ये इसको आप इस बात को, इस पूरे को किस तरह लेते हैं? व्यास जी, इसमें पहला अंतर तो हमको जान लेना चाहिए कि म्यांमार में जो हमने कार्रवाई की वो हमारे लोगों पर की, हमारे नागाओं पर जो वहाँ छिपे हुए हैं, चाहे उनके भी हैं नागा, वो नागरिक उनके बन गए हों, लेकिन वो मूलतः हमारे लोग हैं। ठीक है। और वो बर्मा के द्वारा, म्यांमार के द्वारा प्रायोजित नहीं है। यहाँ जो लोग हैं गुरदासपुर में जो आए हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ताकतों के द्वारा, मैं ये नहीं कहूँगा इस सरकार ने प्रायोजित किया, लेकिन उन्हीं ताकतों के द्वारा प्रायोजित है। इसलिए दोनों जगह हम एक सी कार्रवाई करें ये आसान नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को
कार्रवाई करने से चूकना नहीं चाहिए। मेरा कहना ये है कि अब जो हफ्ते भर बाद बातचीत होने वाली है दोनों सुरक्षा सलाहकारों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के, और फौजी अफसरों के बीच, हम पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी करें, सहमत कराएं कि आपसे कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ, हम आपकी मदद करते हैं और हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, और नहीं, इसमें आप आपत्ति मत कीजिए। नहीं, अब आप इसमें ये फर्क कर रहे हैं, फिर इससे आप ये फर्क करेंगे कि पाकिस्तान सरकार और वहां का सत्ता प्रतिष्ठान अलग है और ये जो आईएसआई और आतंकी ये अलग है, नॉन स्टेट एक्टर है, इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना की मदद ले सकेंगे। ये तो बहुत ही अव्यवहारिक बात है। मेरा ये कहना है कि हम सीधी बात करने की बजाय कि हम तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, जिसको हॉट परस्यूट कहते हैं, कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो, ठेठ तक हम उनका पीछा करेंगे और मारेंगे। ये बात म्यांमार की घटना के बाद, म्यांमार का उदाहरण पेश करने के बाद सरकार ने ये कहा था कि ऐसा करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब बातचीत होती है तो इस तरह से एकदम सीधी बात करने के बजाय कूटनीतिक तरीका ये है कि उनसे कहा जाए कि भाई आप लोग सहमति दीजिए, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमसे ज़्यादा लोग उन्होंने आपके यहाँ मार दिए हैं, हम आपकी मदद को आना चाहते हैं। हम जहाँ भी वो छुपे हुए हैं, चाहे लाहौर के मुद्रिके में छुपे हुए हैं, चाहे कराची के कुछ मोहल्लों में छुपे हुए हैं, सारी जानकारी हमारे पास है। रावलपिंडी में जहाँ उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो भी हमको पता है कहाँ हैं। आप चाहें तो आप सीधी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया अमेरिका ने, हम पकड़ेंगे। नहीं, देखिए, वो तैयार नहीं होंगे, वो तैयार नहीं होंगे। यही फर्क है कि देखिए वो तैयार नहीं होंगे, ये मैं अभी से जानता हूँ। जब तैयार नहीं होंगे तो हम आजाद हैं, नहीं, कार्रवाई करने के लिए आजाद। ये कूटनीति से कोई मतलब कहने के साथ में आप वो कार्रवाई नहीं कर सकते। अमेरिका कह कर या बात करके नहीं करता, या इजराइल जो है उस अपने उस भूगोल में घिरे रहने के बावजूद एक नया नाम ले लिया। मेरी सलाह ये है, सरकार अगर माने, कि हम पहले सलाह की नहीं, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के उस नाते मैं कहता हूँ बात अमेरिका की तरह करें। जैसे कि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पहले बात की इनसे हाईएस्ट लेवल पर, सहमत हो गए तो कर दिया। हमको पता है कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकती है। सहमत होगी उस सरकार की आफत हो जाएगी, फौज उस सरकार को उलट देगी। तो फिर हमारे पास वही रास्ता बचता है जो आपने कहा, इजराइल का रास्ता। एंटेबी एयरपोर्ट पर जब इजराइल ने अपने कमांडो भेजे तो कोई किसी अफ्रीकी सरकार से अनुमति मांगी थी क्या? और अभी भी जब फलस्तीन में से हमले होते हैं और वहाँ इजराइल कार्रवाई करता है तो किसकी अनुमति मांगता है? और अंतर्राष्ट्रीय कानून लेकिन फिर यहाँ अनुमति देता नहीं, लेकिन फिर यहाँ ये सवाल मेरे और आपके साथ में इस तरह की बहस के साथ में ये होगा कि हम एक उन्मादी विश्लेषण कर रहे हैं, हम मतलब व्यवहारिक नहीं है, जंग खोर है। ये सोच, इस सोच पर इस सरकार को भी क्या चलना चाहिए? इसी की काट मैंने कही है कि हमको कोई जंगखोर न कहे, हमको कोई जबरदस्ती हमलावर न कहे, इसलिए हम पहले से बात करें, आगाह करें, सहयोग मांगे। जब कोई सहयोग नहीं होता है और रोज इस तरह के हमले होते हैं तो और ये सरकार कुछ नहीं करेगी तो बिल्कुल निकम्मी सिद्ध हो जाएगी। आपको ये नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और इस सरकार का आना अपने आप में पाकिस्तान को संयत बनाना, सहयोग करने वाला बनाना चाहिए था? वो नहीं हो रहा, उसके बजाय उल्टे वो वहां से आने लगे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। साल भर पहले जब मैं पाकिस्तान गया था, सारे संस्थानों में जहां जहां मेरे भाषण हुए थे उनसे मैंने कहा था कि देखो, नरेंद्र मोदी मामूली प्रधानमंत्री नहीं है, ये इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा भयावह है। अगर तुमने भारत में जरा सी भी गड़बड़ की, तुम मन भर करोगे और कन भर सजा मिलेगी, तुम कन भर करोगे और मन भर सजा मिलेगी। अभी तुम मन भर करते हो और हमारे से कन भर बयान आता है। तुम जरा सा कंकर फेंकोगे और वहाँ से पहाड़ उलट के आ जाएगा तुम पर। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके इस पूरे विश्लेषण के बावजूद आप अभी मनमोहन सिंह के उस रास्ते को भी मानते हैं कि नहीं, बात करते रहना चाहिए, बात में विराम, बात में वो नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बोली और गोली दोनों एक साथ चलना, दोनों एक साथ समानांतर चले, ये होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।